है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, भारत फिलीपींस साझेदारी पर बोली राष्ट्रपति, कहा साझेदारी को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी। सीएसएस की 10वें से पहली बिल्डिंग का कार्य हुआ पूरा। पीएम मोदी ने नेतृत्व कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। 2019 में शुरू हुआ था निर्माण। दिल्ली में संसदीय परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। कृष्णपाल गुर्जर भी रहे मौजूद। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अकादमिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा 27 करोड़ की लागत से बना स्कूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत फिलीपींस साझेदारी को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में दीर्घकालिक मैत्री, सभ्यतागत संपर्कों, ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 03 बिल्डिंग का उद्घाटन किया और यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट सीएसएस की 10वीं बिल्डिंग है। कर्तव्य 03 उद्घाटन का सबसे पहले किया गया था। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न को जो है यहां पर बेहतर कोऑर्डिनेशन और कार्यों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नई दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के सहकारी तंत्र को परिवर्तनकारी बनाने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाई है और सहकारिता में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। देश भर में 2 लाख सहकारी समितियों का जो लक्ष्य रखा था, उस दिशा में 35,395 नई सहकारी समिति बन गई हैं और श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से 5 वर्षों में सहकारिता समितियों द्वारा 50% दुग्ध कनेक्शन के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ा जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी जो है उपस्थित रहे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देश में अब तक 35,000 से अधिक नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। उन्होंने इसका नाम तो इंडिया रख दिया, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर उसकी बातें सुने तो पता नहीं चलता कि वे भारत के प्रवक्ता के हैं या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता। समझ नहीं आता कि वे भारत की बात कर रहे हैं या फिर अमेरिका की। संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो उन्होंने जोर शोर से शोर मचाया और कई सवाल उठाए। लोग हैं, जब संसद में चर्चा हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे प्रश्न उठाए। उनके लिए काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, नाम और रूप का भेद। तो उन्होंने लिखा कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम सूखे मक्खन लाल। अरे सूखे मक्खन लाल झींकती माँ और दीदी, समझ रहे ना, माँ और दीदी कि निकले बेटा आसा राम, कितने निराशावादी जिनको अपनी देश के सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं, जिनको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, वो विश्वास करते हैं दूसरे देशों के आकाओं पे।
और वो जो दीदी, राष्ट्रीय दीदी, श्रेय की बात कर रही थी कि देखिए मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए, मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं, 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉरिस नगर स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल सेंटर स्कूल के नए अकादमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया, जहां 27 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना यह स्कूल 21 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। तो वहीं इस नई 4 मंजिला इमारत में 21 कक्षाएं और प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। नई दिल्ली में प्रथम भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा परिदृश्यों पर चर्चा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने इस दौरान वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। उधर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की त्रासदी के 80 साल पूरे हो गए हैं। 80वीं बरसी पर इस त्रासदी की गूंज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने इस त्रासदी का उल्लेख किया और सदन में जान गंवाने वालों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त को देहांत हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। सत्यपाल मलिक ने 79 वर्ष की आयु में दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली और इसी दुख की कड़ी पर राज्यसभा सांसदों ने सदस्यों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Satyapal Malik, a former member of this House. On the 5th of August 2025, he represented the state of Uttar Pradesh in Rajya Sabha twice from 1980 to 1989. Born on 24th of July 1946, Sri Malik's political journey spanned multiple decades. He began his public life as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly in the year 1974. He subsequently served as a member of the 9th Lok Sabha from Aligarh. Sri Malik served as the governor of several states, including Bihar, Goa, Meghalaya and Jammu and Kashmir, and also held additional charge of Odisha. In the passing away of Sri Satyapal Malik, the nation has lost a veteran politician, a distinguished administrator and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Satyapal Malik. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को एक वैश्विक साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और 3 राज्यों में 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। ठगी 260 करोड़ रुपए की है। इस मामले में ठगों ने विदेशी भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। ईडी ने दिल्ली पुलिस और सीबीआई की एफआईआर आधार पर पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की है। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। आयोग ने राज्य के 4 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक पंजीकरण कार्यों में लापरवाही और अनधिकृत व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों के तहत की गई है। आयोग ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने न केवल पंजीकरण प्रक्रियाओं में अनियमितताएं की, बल्कि उन्होंने गोपनीय डेटा को गलत हाथों में जाने दिया और जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठ गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के जरिए आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मौके पर शेखावत ने कहा कि यह प्रदर्शनी देश के उदयीमान और स्थापित कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक जीवंत सांस्कृतिक मंच है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी सफलता के रूप में सरोजनी नगर में एक मुठभेड़ के बाद अलीपुर थाने में हुई एक हत्या के मामले के मुख्य शूटर मंजीत उर्फ दादा को गिरफ्तार किया है। टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का एक खूंखार सदस्य मंजीत गोगी गिरोह के कुख्यात सदस्य करण थापा की हत्या के आरोप में वांछित है, जिसकी 28 मार्च को अलीपुर में हत्या कर दी गई थी। आरोपी पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली सहित 6 पूर्व मामले दर्ज हैं। कि नई दिल्ली रेंज की टीम ने मंजीत इलियास दादा, एक ड्रेडेड गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया है। ये रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, खरकोदा के पास इसका गांव है। ये लड़के ने का 5 या 6 केस में क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पहले था और एक मार्च के महीने में 28 मार्च को करण इलियास थापा करके एक वो भी गैंगस्टर ही था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में मंजीत इलियास दादा, जिसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है, उसने फायरिंग की थी, मेन रोल था उसका फायरिंग करने वाले में। इसको कल एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। सरोजनी नगर के इलाके में ये इसका पहले भी मूवमेंट होते रहे हैं, इसका पुराना वहां पर आना जाना रहा था। कल भी इसके वहां पहुंचने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर काम करते हुए, स्विफ्टली उस पर एक्शन लेते हुए उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई। जब वो नहीं पकड़ में आया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, तो एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद, जिसमें उसको पैर में चोट आई है, उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया और उसको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उधर मोतीनगर थाना को पास शरीर पर राख लगाए पुजारी महात्माओं का वेश धारण कर लूटपाट करते थे। दिल्ली पुलिस ने बाबा के वेश में स्नैचिंग करने वाले गैंग का खुलासा किया है। डीसीपी विचित्रवीर के नेतृत्व में मोतीनगर एसएचओ वरुण दलाल की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ताओं की अंगूठी का पिघला हुआ सोना बरामद किया गया और अंगूठी से हीरे के 61 छोटे टुकड़े बरामद किए। साथ ही ऑटो रिक्शा, कपड़े और श्रृंगार का सामान भी मिला है। में एक टीम का गठन करा गया और थाने में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला ने बताया कि जब वो एक टैक्सी से यात्रा कर रही थी तो कुछ लोगों ने उनके शीशे पर आके नॉक करा और जब उन्होंने शीशा नीचे करके देखा तो कुछ एक व्यक्ति थे जो पैसे मांग रहे थे। उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए तो वो व्यक्ति उनसे उनके साथ साथ उनके अंगुली से अंगूठी भी निकाल कर ले गए। घटना पर काम करते हुए एसएचओ मोतीनगर की निगरानी में एक टीम का गठन करा गया और आसपास के कैमरा चेक करवाए गए। उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमें दिखे जिन्होंने अपने शरीर पर कुछ एक राख तरह का कुछ एक लपेटा हुआ था और वो गाड़ियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करते हुए कैमरों में नजर आ रहे थे। सीसीटीवी पर काम करते हुए और आसपास पूछताछ करते हुए हमने 4 लोगों की पहचान इस मामले में की और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनके नाम है विनोद कामत, कबीर, बिरजू और गुरचरण। इनके रोल अलग अलग हैं, कुछ एक इनमें से घटना में शामिल थे
और कुछ ने बाद में उसकी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ होने में सहयोग कर रहा था। इस पूरी जांच के दौरान जो उसमें डायमंड पीसीज लगे हुए थे अंगूठी में, उनकी रिकवरी कर ली गई है और सोना जो इन्होंने अंगूठी का पिघला लिया था उसकी भी रिकवरी कर ली गई है। इन लोगों से पूछताछ करी जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की और किन घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। भारतीय शेयर बाजार लगभग सपाट खुले। सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 64 अंक से बढ़कर 80,774 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 16 अंक से बढ़कर 24,665 पर पहुंच गया। सोलह अंक से बढ़ोतरी के साथ में यहां पर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत में 64 अंक से बढ़कर 80,774 पर सेंसेक्स। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत द दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 दिल्ली के लाखों अभिभावकों के अधिकारों की आवाज है। इस विधेयक के माध्यम से हम शिक्षा के बाजारीकरण पर सख्ती से लगाम लगाएंगे। जो लोग शिक्षा को उत्पाद की तरह बेच रहे हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और हमारे आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक जीवंत अंग बताया था। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा कोई बेचने वाली सर्विस नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब स्कूल का मकसद लर्निंग की बजाय अर्निंग बन जाए और एजुकेशन प्रॉफिट का जरिया, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस सोच से हम विमुख होते जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार का यह बिल एक छोटा सा प्रयास है जो डॉक्टर मुखर्जी के विजन को सम्मान देने का और यह सुनिश्चित करने का कि शिक्षा भारत के लोगों पर बोझ न बने, दिल्ली के लोगों पर बोझ न बने और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता बने। देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही है, लीगेसी के इश्यूज को भी सॉल्व कर रही है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर जैसे अनेक लीगेसी इश्यूज आदरणीय प्रधानमंत्री जी रिजॉल्व कर रहे हैं। राम मंदिर का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, लीगेसी इश्यू का रिजॉल्व हुआ। 70 साल से कश्मीर से संबंध बनाने का चेनाब ब्रिज मोदी जी के नेतृत्व में बना, लीगेसी इश्यू रिजॉल्व हुआ। धारा 370 हटाकर कश्मीर का पूर्ण विलय देश में होने का लीगेसी इश्यू रिजॉल्व हुआ। इसी से प्रेरणा लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी दिल्ली के लीगेसी इश्यू, जो दिल्ली का सबसे बड़ा लीगेसी इश्यू है, हर साल पेरेंट्स पर फीस बढ़ने का लीगेसी इश्यू, इसको रिजॉल्व करने का निर्णय लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।